हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में जो है हम लोग केमिस्ट्री के तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हमने इससे पहले 20 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आज जो है 10 यानी कि 21 से लेकर 30 नंबर करवाएंगे और यकीनन यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। अगर इससे पहले वाला 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। और चलिए इन 10 क्वेश्चन को जो है हम आज ही याद करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डाई एथिल ईथर सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों? बताइए। डाई एथिल ईथर जो है सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों? बताइए। इतना सिंपल एक आंसर है कि आप जिंदगी में कभी सोचू नहीं सकते थे। देखिए, डाई एथिल ईथर जो है सोडियम से अभिक्रिया इसलिए नहीं करता है कि डाई एथिल ईथर के पास जो है कोई भी क्रियाशील मूलक नहीं है और सोडियम उसी के साथ क्रिया करता है जेकरा भी क्रियाशील मूलक होता है। तब बताइए, दोनों के मैच कर रहा है। एगो भी जो है क्रियाशील मूलक एकरा भी हैले नहीं है डाई एथिल ईथर के पास। आई सोडियम कह रहा है कि हम ओकरे से अभिक्रिया करेंगे जेकरा भी क्रियाशील मूलक होगा। तो होखे वाला बात है? नहीं होखे वाला बात है। इसीलिए ये दोनों में अभिक्रिया नहीं होता है। और इन सभी क्वेश्चन का जो है आपको नोट्स भी मिल जाएगा। देखिए, इन सभी का नोट्स जो है ऑलरेडी बनाया गया है। पिछले 20 क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और आगे भी लगभग जो है हम लोग 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री में शॉर्ट लेकर आएंगे। उसके बाद जो है 20 से 25 जो है लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे एक नंबर शो कर रहा होगा, या एक नंबर हम आपको बताते हैं 9608339424। ये नंबर पे जो है आपको सबसे पहले पेमेंट करना है 101 रुपीज़ का। उसके बाद इसी नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना डिटेल्स जो हैं व्हाट्सअप करेंगे। आपको ग्रुप में एक जोड़ा जाएगा 2023 टॉपर बैच केमिस्ट्री, और आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके नोट्स और उसके पीडीएफ, नोट्स पीडीएफ के रूप में होगा और उसके बाद वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। इंटरेस्टेड हैं लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, कोई दबाव नहीं है। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो है टेट्रा एमिनो एक्वा क्लोरिडो 3 का सूत्र लिखें। अब ये वो सूत्र है जो आपको याद करे पड़ेगा एक्चुअल में। देखिए, टेट्रा एमिनो जो होता है एक्वा क्लोरिडो, इसका सूत्र होता है COCl3H2O NH3 4Cl2। तो ये तो भाई याद करे वाला है, ये तो आपको याद करे पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 23 नंबर, O3 को ओजोन कहते हैं। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करता है? समझाइए। ओजोन जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करता है, समझाइए। तब देखिए एक आंसर का है। तो O3 यानी कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया इसलिए करता है क्योंकि ओजोन को जब गर्म किया जाता है तो उसको तोड़ा भी जाता है, तो ओजोन टूट के एगो नवजात ऑक्सीजन पैदा करता है, यानी कि नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। वो नवजात ऑक्सीजन भी जो है सब चीज़ के अपनी ओर जो है ऑक्सीकृत कर लेता है, जैसे धातु, अधातु, उपधातु को भी जो है अपनी ओर ऑक्सीकृत कर लेता है। अब बताइए, O3 है, एकरा जब हम तूर रहे हैं तो O2 में टूट रहा है, और O2 भी जो टूट रहा है वो जो है ऑक्सीकृत कर रहा है। तो जब बाप के साथ साथ बेटा भी जो है
बापे वाला रहन दिखाएगा तो हम कहेंगे न कि एक पूरा परिवार जो है मजबूते है कि नहीं। इसीलिए O3 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, समझें। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम आते हैं तो O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक के तरह इसलिए व्यवहार करता है क्योंकि O3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो एक नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है और वो नवजात ऑक्सीजन जो है धातु, अधातु, उपधातु को भी अपनी ओर क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। यह तो एक रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जाएं हम लोग तो क्वेश्चन किया है कि निम्नलिखित को आप किस प्रकार बनाएंगे। पहला कि मेथिल आयोडाइड से इथेन आपको बनाना है, दूसरा एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म बनाना है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहला आपको रासायनिक अभिक्रिया आना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ आपको कुछ सूत्र भी मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है फिर भी आप सीख जाएंगे। देखिए, मेथिल आयोडाइड से जो है हमको इथेन बनाना है, मेथिल आयोडाइड से इथेन बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तब मेथिल आयोडाइड के पहले सूत्र हमको मालूम होना चाहिए। सूत्र होता है CH3I, ठीक है, CH3I। और इथेन बनावेला हमको CH2, यानी कि इथेन CH3I से जो है हमको CH2 बनाना है। कैसे आप बनाएंगे तो देखिए, CH3 और CH3I और CH3I दो आप ले लीजिए और इसमें सोडियम को जो है मिला दीजिए शुष्क ईथर के साथ। शुष्क ईथर के साथ जब आप मिला दीजिएगा तो इथेन जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी अब इक्वेशन में आते हैं तो CH3I प्लस 2Na प्लस CH3 I इधर भी लिख सकते थे, इधर भी हमने लिखा है। सोडियम को जो हम मिलाए हैं तो ये दोनों तरफ से I को जो है अपनी ओर ले लेता है, I को अपनी ओर ले लेता है। तो देखिए यहाँ पे 2Na अलग हो गया और यहाँ पे C जो है 2 गो H जो है 6 गो, तो C 2 गो H 6 गो, यानी कि इथेन हमें प्राप्त हो गया। अब अगर एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म प्राप्त करने के लिए कहेगा तो एसिटिलीन का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। कितना होता है, C2H2 होता है। आयोडोफॉर्म का कितना होता है तो CHI3 होता है। अब ये बनेगा कैसे, तो एसिटिलीन से एक के बार आयोडोफॉर्म आप नहीं बना सकते हैं कभी भी। उसके लिए एसिटिलीन को जो है H2SO4 के साथ अभिक्रिया जब आप करवाइएगा तो प्राप्त होगा एसिटिल्हाइड। एसिटिल्हाइड जो है प्राप्त होगा, एसिटिल्हाइड प्राप्त होगा। और एसिटिल्हाइड को जब आप I2 और NaOH के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा आयोडोफॉर्म, ठीक है। और ई अभिक्रिया जो है ई मेथिल आयोडाइड से इथेन प्राप्त आप कर सकते हैं वुड्स अभिक्रिया के द्वारा, और एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म आप प्राप्त कर सकते हैं ऑक्सीकरण विधि द्वारा, ठीक है। तो ये भी आसान है, आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। अभिक्रिया को आपको लिखना है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न हमरा केमिस्ट्री के ही लगता है कि क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। तो सिंपल सी बातें में PCl5 को हम लोग कहते हैं फास्फोरस 5 क्लोराइड, ठीक है। तो जब PCl5 को हम लोग गर्म करते हैं तो PCl5 PCl3 और Cl2 में जो है टूटता है। आइए थोड़ा समझते हैं। जैसे कि PCl5 को अगर हमने गर्म किया, गर्म एक चिन्ह मतलब गर्म होता है, ठीक न, गर्म कर रहे हैं। अब इसको गर्म करते हैं हम लोग तो PCl3 प्लस Cl2, यानी कि जब PCl5 को हम लोग गर्म करते हैं फास्फोरस 5 क्लोराइड को गर्म करते हैं तो फास्फोरस 3 क्लोराइड और साथ ही साथ क्लोरीन गैस जो है हमें प्राप्त होता है। यह तो क्वेश्चन कह रहा था कि PCl5 को आप गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, हम बताएं न क्या मिलेगा, PCl3 और Cl2 मिलेगा,
है कि नहीं। आइए फिर आगे चलते हैं। 26 नंबर, अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, क्यों? लिगेंड मतलब जानते हैं, लिगेंड मतलब होता है कि जो उप सहसंयोजक बंधन बनाने में आसान होता है। तो अमोनिया जो है एक अच्छा लिगेंड है, का है? तो अमोनिया के सूत्र आप कभी देखे होंगे, अगर केमिस्ट्री पढ़निहार आप होंगे तो आप जानते होंगे अमोनिया के सूत्र होता है NH3। तो ये अमोनिया जो है एक अच्छा लिगेंड है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, इसके पीछे रीजन यह है कि अमोनिया में निर्जन युग्म की संख्या अधिक होती है। निर्जन युग्म कहे के मतलब कि वैसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो किसी के साथ जुड़ा नहीं हो। तो अमोनिया में निर्जन युग्म की संख्या अधिक होती है, जो किसी को भी जो है प्रदान किया जा सकता है, यानी हमारा भी जो है पैसा ज़्यादा है, हम किसी को भी दे सकते हैं। उसी प्रकार NH3 अमोनिया में निर्जन युग्मों की संख्या अधिक होती है, जो किसी को देकर और उप सहसंयोजक आसानी से बना सकता है, इसीलिए ये एगो जो है अच्छा लिगेंड है कि नहीं। अब कुछ इसमें बात था। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलेय होता है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? है देखिए, बराबर आणविक भार है, एगो हाइड्रोकार्बन है और एगो जो है एल्कोहल है। तो ये हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल का जो है आणविक भार जो है बराबर होता है। आणविक भार बराबर है, फिर भी एल्कोहल पानी में ज़्यादा घुल जाता है, हाइड्रोकार्बन पानी में कम घुलता है। काहे? रीजन आपको बताना है, तो रीजन समझिए तनी, इसके पीछे रीजन्स का है। तो आंसर लिखेला स्टार्ट करेंगे। तब बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलय इसलिए होता है कि एल्कोहल को जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल में हाइड्रोजन होता है, तो एल्कोहल हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेता है। और जब हाइड्रोजन बंधन बना लेगा तो ओकरा में ज़्यादा घुलेगा, है कि नहीं। लेकिन हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग जल में घुलाएंगे तो वो हाइड्रोजन के साथ कोनो बंधन नहीं बनाता है। जब बनेबे नहीं करेगा तो जल में घुलेगा कैसे, है कि नहीं। देखिएगा कभी दारू जो है, दारू पानी में डाल के आदमी पीता है, सब काहे कि दारू जो है पनिया में घुल जाता है, लेकिन वह हाइड्रोकार्बन के डालेगा तो पनिया में नहीं घुलता है। यानी कि एल्कोहल जल में इसीलिए घुलता है, पानी में इसीलिए घुलता है, काहे कि पानी के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेता है कि नहीं। अब नेक्स्ट आइए 28 नंबर क्वेश्चन, आप आवश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं? बताइए, आप आवश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं? तो देखिए, एमिनो अम्ल जो होता है हमनी के शरीर में भी बनता है और हम लोग जो भोजन करते हैं वहाँ से भी प्राप्त होता है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल कहते केकरा हैं? तो जो शरीर में नहीं बन के भोजन के बाहर से जो भोजन करते हैं हम लोग, दाल भात सब्जी जो भी खाते हैं, दूध रोटी, वहाँ से एमिनो अम्ल जो हमनी के शरीर में आता है उसी को हम लोग कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। अगर ये लिखे के भाषा में बात एकरा करल जाए तो आप आवश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं? तो आवश्यक एमिनो अम्ल से हम यह समझते हैं कि वैसा एमिनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनकर खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में आता है, उसी को आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और सबसे ज़्यादा आवश्यक एमिनो अम्ल जो है दूध में पावल जाता है, दूध में। समझें, एमिनो अम्ल लगभग 10 गो प्रकार के होता है। अब एक से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे वाला नहीं है। अब नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं? बताइए। है नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं
जेकरा हम लोग बोलते हैं N2, ये जो है कम क्रियाशील काहे होता है? रीजन इसके पीछे आपको मालूम है, केमिस्ट्री में पूछले है 2020 में। तो देखिए नाइट्रोजन यानी कि दो गो नाइट्रोजन परमाणु के बीच में जो है त्रिबंधन होता है, त्रिबंधन। आज जब 3 गो बंधन होगा तो एकर लंबाई भी छोटा होगा। जब लंबाई एकर छोटा होगा तो एकर वियोजन ऊर्जा के मान जो है अधिक होगा। अभी वियोजन ऊर्जा आपको जो है अंदर तक घाव करके चल गई होगा। वियोजन ऊर्जा कहे के मतलब कि टूटेगा कम, ठीक नो। वियोजन ऊर्जा जेकरा में ज़्यादा रहता है नो, वो जो है कम टूटता है, यानी मजबूत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब रीजन फिर से समझिए, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील इसलिए होते हैं क्योंकि दो गो नाइट्रोजन के बीच त्रिबंधन होते हैं, और त्रिबंधन होने के कारण एकर जो है लंबाई छोटा होता है। और जब लंबाई छोटा होता है तो एकर वियोजन ऊर्जा के मान ज़्यादा होता है। अब वियोजन ऊर्जा के मान ज़्यादा कहे के मतलब मजबूत होता है। तो मजबूत वियोजन ऊर्जा ज़्यादा है तो ये कोनो से काहेला जो है क्रिया करेगा। जब हम जान रहे हैं कि हम बरियार हैं तो हम कोनो से काहेला लड़े जाएंगे, है कि नहीं? लड़े गए या ओकरा एक तबर मार दिए तो मर ही जाएगा, तो काहेला लड़े जाएंगे? तो इसीलिए ये जो है कम क्रियाशील होता है। N2 जो है यानी नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होता है। काहे रीजन जान गए कि N2 के जो है दो गो N परमाणु के बीच त्रिबंधन होता है, जिससे उसकी लंबाई कम होती है, वियोजन ऊर्जा अधिक होता है, जिसके कारण वो कम क्रियाशील होता है। काहे कि बरियार है, कोनो से लड़ गया तो दिमाग खराब कर देगा ऊपर। नेक्स्ट है कि एल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट कीजिए। दुनिया के एक वाउ आसान प्रश्न में से आइल है ये। एल्कोहल माने कि दारू और फिनॉल यानी जो बाथरूम में जो डालल जाता है, क्या कहल जाता है ओकरा? हार्पिक। हाँ, हार्पिक कहल जाता है, ठीक है। तो दारू और हार्पिक में आपको अंतर बताना है। आप नहीं बता सकते हैं। दारू उदासीन होता है, उदासीन। फिनॉल जो है अम्लीय होता है कि नहीं? अब दारू के एक और गुण का होता है, तो दारू और फिनॉल, तो दारू जो एल्कोहल जो है उदासीन और फिर फिनॉल जो है अम्लीय होता है। एल्कोहल के जब आप सूंघिएगा तो मीठा सूंघाई देता है, यानी मीठा गंध देता है, लेकिन फिनॉल के आप सूंघिएगा तो फिनॉलिक गंध देता है, ठीक है। एल्कोहल के सामने अगर लाल लिटमस पत्र को लाएंगे तो लिटमस पत्र पे कौनो प्रभाव नहीं पड़े वाला है, लेकिन फिनॉल के सामने अगर नीला लिटमस पत्र ला दिए तो वो लाल कर देगा। फिनॉल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। यह तो एक अंतर था। अब बताइए, एकरा से आसान केमिस्ट्री आपको लगता है? केमिस्ट्री दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट में से एक है। कितना आसान प्रश्न है। अगर सेकंड पार्ट इसका चाहते हैं, यानी कि 4 नंबर हम पार्ट कह रहे हैं, अगर चाहते हैं केमिस्ट्री आपको हमसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ये वीडियो पे कम से कम 500 लाइक होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं आएगा सेकंड पार्ट। हो गया जिस दिन उसी दिन आएगा, ठीक है। वीडियो देखे हैं तो अपन दोस्त में शेयर करके लाइक पुरवाइए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। नहीं तो इजी रह देंगे, है कि नहीं? वीडियो देखेंगे, उस वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।